नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का एमसीक्यू देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका चैप्टर 10 देखेंगे। तो जो लोग भी ये एमसीक्यू नहीं देखे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जाके एमसीक्यू देख ले। काफ़ी अच्छे अच्छे बेहतरीन एमसीक्यू बनाए गए हैं सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। टोटल आपको 12 लेक्चर यहाँ पे अपलोड किया गया है और ये 12 लेक्चर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मेंस में क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सारे को ध्यान में रख के बनाया गया है। वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो काफ़ी लोग जो है आंसर करके भेजे भी हैं। तो आप सभी जाके इसको देख सकते हैं। आंसर राइटिंग की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग की शुरुआत इससे बेहतर कोई नहीं हो सकती है। तो आज हम लोग देखेंगे 10वां अध्याय। और आप लोग जो है लेक्चर को जो है अधिक से अधिक शेयर करें लोगों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से वो संबंध रखते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं या यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको आप लेक्चर अधिक से अधिक शेयर करें। चूँकि मैं आपको पहले ही बताया था, इस चैनल पे भी बहुत सारा चीज़ होने वाला है, तो बिल्कुल धैर्य बनाए रहेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और आप जो है मेरे साथ साथ आंसर करेंगे। तो मैं कुछ जो है यहाँ पे आपको वक्त देता हूँ, आज भी आपको कुछ वक्त दिया जाएगा, तो आप आंसर पहले करेंगे और इसको जो है बिल्कुल कॉन्शियस होकर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे रैंडमली अटेम्प्ट नहीं करना है। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, आपका आंसर क्या है, मैच करेंगे, देखेंगे कि आपका जो है आंसर कितना सही हो रहा है। चलिए, तो बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, रेशम बनाने का जो तकनीक है, इसका आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। पहला स्टेटमेंट है आपके लिए। दूसरा है, इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, चीन से जो है पैदल, घोड़ों या ऊँटों पे कुछ लोग जो है दूर दूर जगहों पे जाते थे, और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट्स के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 3 स्टेटमेंट। चौथा देखें, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पे रेशमी कपड़े भेजते थे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक दो तीन और चार। आंसर करेंगे सारे लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से देखिए, इंडिविजुअली किसी एक डाटा का भी उपयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, आप लोग आंसर करेंगे। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, अगर बात करें हम लोग रेशम की, तो रेशम बनाने का जो तकनीक है, ये सबसे पहले चीन में ही शुरुआत हुआ। आपसे इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि रेशम बनाने का तकनीक जो है कहाँ शुरू हुआ है, तो आप आंसर क्या करेंगे? चीन करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं, और ये लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ये तकनीक को जो है वो लोग हजारों साल तक क्या किए थे? छिपाए रखे थे। बिल्कुल सही है। रेशम बनाने की तकनीक जानते थे, लेकिन वो उसका प्रसार नहीं हुआ था, वो लोग इस टेक्निक को छुपा कर रखे थे। इसके अलावा देखेंगे तो ये लोग जो है पैदल दूर दूर यात्रा किया करते थे, और जिस रास्ते से यात्रा करते थे, अब रेशम का जो है व्यापार होता था, तो वो जो है रेशम मार्ग के नाम से जाना जाने लगा। तो ये बिल्कुल ही सही है। और कभी कभी जो है चीन के जो शासक थे, ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पे ये रेशमी कपड़े भेजते थे। और एक समय तो ऐसा आया था कि रोम में जो है ये रेशमी कपड़े फैशन ही बन गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरह से इसका चारों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4। जिनको भी लेक्चर स्लो लग रहा होगा वो फास्ट करके देख सकते हैं, आपको यूट्यूब ऑप्शन देता ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी छोटा और आसान सा क्वेश्चन है। देखें, काली मिर्च को अन्य किस
प्रसिद्ध नाम से विदेशों में जाना जाता था। काली मिर्च को हम लोग किस नाम से जानते थे? काली चांदी, काला सोना, काला तांबा, काला पीतल। आंसर करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जो लोग भी एनसीईआरटी थ्योरेटिकल का वीडियो देखे होंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस सारे क्वेश्चन करने में। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले जाके आप लेक्चर देखेंगे इसका एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आके एमसीक्यू करेंगे तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, इसका आंसर होगा काला सोना। ठीक है, काला सोना के नाम से जो है ये प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखें, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि भक्ति परंपरा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला देखें, भक्ति परंपरा की शुरुआत मरुत्तल काल में हुई थी। भक्ति परंपरा की शुरुआत जो है मरुत्तल काल में हुई थी, पहला है। दूसरा, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। बताना है कौन सा इसमें सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आंसर करेंगे। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, भक्ति परंपरा की बात की जा रही है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, भक्ति परंपरा की जो शुरुआत हुई थी मौर्योत्तर काल के बाद ही थी। मौर्यों के बाद जो है मौर्योत्तर काल जो है आया, और उस समय जो है भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। और उस समय जो है मौर्योत्तर काल में जो है बहुत सारे देवी देवता का जो है उस समय आपको पूजा स्टार्ट हो गया था। शिव, विष्णु, दुर्गा, ठीक है, इन लोग को लोग मानने लगे थे। अब लोगों का उस समय मानना था कि जिस रूप में वो भगवान को देखेंगे उसी रूप में उनका वो दर्शन देंगे, ऐसा कुछ मान्यता था। और भक्ति परंपरा की शुरुआत बिल्कुल हो गई थी, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। इसके अलावा भक्ति मार्ग का जो चर्चा है हिंदुओं के जो है पवित्र ग्रंथ में मिलता है, भगवत गीता में, ते भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे आपका एक और दो दोनों हो जाएगा। देखिए, उस समय जो है मरुत्तर काल की बात करें तो उस समय मूर्तियाँ बनाना भी शुरू हो गया था, तो तरह तरह की जो है मूर्तियाँ बनाए जाने लगी थी। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग सही किए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म के किस नई शाखा का विकास हुआ? बताना है कि कुषाणों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा नया शाखा आ गया? बौद्धयान, दिव्यान, महायान और हीनयान। आंसर करेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म जो है आगे जाके दो भागों में बट गया अपने मान्यता के आधार पे। तो आपसे बताना है कुषाणों के समय कौन सा नया शाखा आया था। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, महायान इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछ रहा है संगमकालीन जो व्यापार है उसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला देखें, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। दूसरा, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा स्टेटमेंट है, व्यापारी इन मसालों को ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़क दोनों का प्रयोग करते थे। और चौथा है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के भी यहाँ मिले हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, एक, दो, तीन और चार। यहाँ पे लिख लेंगे केवल एक, दो और तीन, और एक, दो, तीन और चार। आप लोग उत्तर करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछने का चांसेज है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हैं, कोई एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, बात हो रही है संगम काल की, ठीक है, और बात हो रही है व्यापार की। तो व्यापार के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए, उस समय काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में मांग जो है काफ़ी बढ़ गई थी, और इसे जो है काला सोना कहा जाने लगा था। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले और काली मिर्च के लिए
तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, बिल्कुल ही सही है। और व्यापारी जो है इन सामानों को ले जाने के लिए जो यूज करते थे वो समुद्री जहाज और सड़क दोनों ही मार्ग यूज करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और दक्षिण भारत से जो है रोम से व्यापार के प्रमाण के रूप में कुछ रोमन सिक्के भी यहाँ पे हमें मिले हैं, तो दक्षिण भारत से कुछ रोमन सिक्के भी मिले हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? ठीक है, सारे लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके बारे में चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाने के चांसेज हैं, थोड़ा सा ये कंसेप्ट आप समझे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, व्यापार जो उस समय होता था, तो व्यापार के लिए मेन जो है मार्ग क्या होता था, तो समुद्री जहाज होता था और सड़क, दो ही माध्यम है होता था। और मानसूनी हवा का जो है फायदा उठा के लोग यात्रा उस समय किया करते थे। ठीक है, तो आइए हम एक मैप के माध्यम से इसको समझने का जो है प्रयत्न करते हैं। देखिए यहाँ पे ये अपना हो गया, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये अपना जो है भारत हो गया। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा, ये जो है अफ्रीका हो गया। ठीक है, क्लियर होगा सबको। और ये जो है यहाँ पे आपको सऊदी अरबिया हो जाएगा। तो उस समय जनरली जो है लोग, आपको ये डिस्टेंस बहुत कम दिख रहा होगा यहाँ पे, बट ये काफ़ी डिस्टेंस है, पूरा समुद्र ही समुद्र है। और उस समय के लिए यात्रा जो है काफ़ी कठिन थी। आज जैसे जो है आपके स्टीम इंजन वगैरह नहीं था उस समय। ठीक है, तो उस समय यात्राएं जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन थी। तो ये हुआ आपका अफ्रीका का जो है देखेंगे, तो ये पूर्वी भाग हुआ अफ्रीका का। ठीक है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये पूर्वी भाग हुआ, ये पश्चिमी भाग हुआ। तो अफ्रीका के पूर्वी भाग से जो है भारत के लिए जो है व्यापार होता था। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब आप लोग को दिख पा रहा होगा। 1 मिनट। ठीक है, ओके, अब आप लोग को जो है ये क्लियर दिख पा रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये जो है अपना, ये अफ्रीका तट हो गया। ठीक है, क्लियर है। और अफ्रीका तट से ये आपका भारत का तट हो गया। ठीक है, तो ये भारत का जो है पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, ये अफ्रीका का जो है आपका पूर्वी तट हो गया। तो अफ्रीका के पूर्वी तट से जो है भारत में जो है यात्रा हुआ करता था। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन हुआ यात्रा का आपका। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे जनरली जो क्या हुआ करता था, अफ्रीका से आना था भारत, तो ये लोग क्या करते थे, जो भी व्यापारी वगैरह होते थे, ये जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो है फायदा उठाते थे। किसका? दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। ठीक है, याद रखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अभी मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा आपको तो डिटेल में इस सब के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून कैसे हुआ, तो देखिए आप डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये जो वेस्ट और साउथ है यानी दक्षिण पश्चिम, इधर से जो मानसून आती, इसी का ये लोग फायदा उठा के, मानसून मतलब यहाँ से जैसे हवा आ रही है, तो यहाँ पे आप नाव यदि डाल देंगे, ठीक है अपना, तो इस हवा के माध्यम से जो नाव क्या होगा, ऑटोमेटिक इस तट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इनको ज्ञान था दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, और इसी का ये लोग क्या करते थे, इसी का ये लोग फायदा उठा के और यहाँ पे पहुंच जाया करते थे। अरब से भी कुछ यात्री जो है इसी का फायदा उठा के यहाँ पे आया करते थे। तो इस तरह से जो है समुद्री मार्ग जो है, यहाँ पे समुद्री मार्ग से लोग व्यापार के लिए आते थे। ठीक है, और भारत से इन लोग का व्यापार होता था। क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। भारत आने वाली चीनी तीर्थयात्री कौन था? अब चीन से जो है कौन तीर्थयात्री भारत आए थे? वेनसांग, इत्सिंग, फाइयान, उपयुक्त सभी बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। आगे चल के हम लोग सारा कुछ जो है बिल्कुल ही डेप्थ में देखेंगे, तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। चलिए आप लोग उत्तर कर लिए होंगे। देखिए भारत से आने वाले चीनी यात्री की बात करें, तीर्थयात्री की, तो वेनसांग ये भी थे, इत्सिंग थे, फाइयान थे। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्लियर होगा सभी को। देखिए
अगर हम लोग बात करें आने के क्रम में, तो आने के क्रम में सबसे पहले फैयान यहाँ पे आते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको फैयान के बाद आते हैं वेनसांग आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको इत्सिंग आते हैं। ये आने का क्रम है। कहीं आपको आने का क्रम लगाने के आ जाए, स्टेटमेंट इसको 1 2 3 कर देता तो आप इसको कर लेते। सबसे पहले कौन आता है? फैयान आता है, ठीक है। क्लियर है, याद रखेंगे। सबसे पहले इन सभी में फैयान आता है। अब देखिए फैयान के संदर्भ में कुछ कुछ बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, बट क्लास 6 में जनरली दिया नहीं है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन हर एक चीज़ों को करता नहीं हूँ। बाकी आने वाला समय में हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। बाकी अभी के लिए थोड़ा सा आप जान जाएं कि जो फैयान था ये आपको चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त 2 थे। तो ये चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य द्वितीय थे, ठीक है। तो इनके दरबार में जो है फैयान आया था। और ये जितने भी यात्री आते थे इनका पर्पस क्या होता था? अध्ययन करना। किस चीज़ का अध्ययन करना? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करना, हम लोग बात किए हैं। तो ये बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए यहाँ पे आते थे, ठीक है। और ये लगभग जो है आपको फैयान का बात करें तो ये लगभग आपको 399 जो है ईस्वी से लेके और 414 ईस्वी तक यहाँ पे रहा था। यानी लगभग लगभग मोटा मोटा देखें तो ये 15 वर्ष जो है भारत में रहा है फैयान, ठीक है। और अध्ययन किसके किया? बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, ठीक है। फैयान के बारे में जो है इतना सारा बात आप याद रखेंगे, आपसे कहीं एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछा जाता है। इसके अलावा फैयान से रिलेटेड एक बुक भी है, कभी कभी पूछ दिया जाता है, वो आपका है फू क्योंकि है, ठीक है। इसके द्वारा जो है इसका यात्रा वृत्तांत है इसमें फू क्योंकि में, ठीक है। तो ये सब बात फैयान से याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त जो है सेकंड के दरबार में आया था, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आया था, लगभग 15 वर्ष भारत में रहा था, और फूकोक्यू में इसका यात्रा वृत्तांत है। यानी ये पुस्तक इससे रिलेटेड है, ठीक है। याद रखेंगे इतना सारा। चलिए एक आध फैक्ट और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वेनसांग की बात करें, ठीक है, तो ये भी जो है अध्ययन के लिए ही आया था, इसका भी पर्पस वही था। ये आपको नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग जो है बात करें तो ये लगभग जो है आपको 16 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था यहाँ पे, ठीक है। और इस क्रम में जो है ये आपको एक पुस्तक में इसका वृत्तांत भी मिलता है, जिस पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे, सी यू की है, ठीक है। इसमें इसका यात्रा वृत्तांत आपको मिलेगा। और ये काफ़ी यात्राएं किया करता था। ये भारत का यात्रा इसका एक यात्रा नहीं था, ये वर्ल्ड वाइड जो है घूमा करता था। उस समय इससे जो है यात्रियों का जो है, तीर्थियों का राजकुमार इसको बोलते थे, ठीक है। यात्रियों का राजकुमार। या अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप वेनसांग जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है एक इत्सिंग यहाँ पे बचा, ठीक है। तो इत्सिंग जो है अभी नालंदा और जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भी आया हुआ था, ठीक है। ये लगभग जो है 671 से जो है 693 ईस्वी तक लगभग यहाँ पे इसी के क्रम में ये यहाँ पे आया हुआ था। चलिए तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। चोल, चेर तथा पांडे शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दक्षिण भारत के शासक थे। पहला देखिए क्या लिखा है, पुहार और मदुरई इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र में सम्मिलित थे। दूसरा है, ये लोगों से नियमित कर की मांग करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है गलत कौन सा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर करेंगे। ओके, चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका। देखिए यहाँ पे बात हो रही है चोल, चेर और पांडे शासकों की। तो ये जो है जनरली आपको साउथ इंडिया में इनका शासन था, ठीक है। दक्षिण भारत में इन लोगों का शासन था, और इन्हीं के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो आपको चोल थे, ठीक है, जो आपको चेर थे, और ये जो पांडे थे, ये जो है जनरली यहाँ पे अपना दो दो सत्ता केंद्र रखा करते थे। दो दो सत्ता केंद्र इनका था, एक नहीं दो दो था, ठीक है। आज भी देखेंगे आप तो
कहीं कहीं आप देश में भी देखेंगे तो दो उनका राजधानी होता है, ठीक है। राज्यों में भी जो है दो इम्पोर्टेंट कभी कभी जगह होता है, तो दो सत्ता केंद्र था। वजह ये था, एक जो है तटीय था, इसमें से दो में से एक जो है तटीय था और एक जो है अंदरूनी था, अंदर था। यानी एक जो है तट से लगा हुआ था और एक जो है अंदर था, दो था। अपने शासन प्रशासन को जो है मजबूत बनाने के लिए जो है ऐसा काम किया गया था, ताकि अपना जो है शासन प्रशासन पकड़ मजबूत रहे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई नॉइज़ जाएगी तो उसे इग्नोर कर देंगे। इसलिए मेरा लेक्चर आज थोड़ा सा देर से रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे बहुत अधिक नॉइज़ है। तो मैं लेक्चर सुबह में ही बना देता, बट उसके कारण से थोड़ा सा डिले हो पाया है, और डिले आप लोग के लिए थोड़ा सा अपलोड होगा आज के लिए। कल से टाइम पे जो है बिल्कुल अपलोड हो जाएगा लेक्चर। तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, तो कोई अगर नॉइज़ जाएगा तो उसे बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे चोल, चेर और पांडे के बारे में। तो मैं बताया था कि दो दो इनका सत्ता केंद्र होता था, एक तटीय और एक अंदरूनी भाग में होता था। और बात करें अगर चोल की, तो चोल जो है ये पुहार जो है, या इसको बात करें तो पुहार इनका जो है सत्ता केंद्र था। और अगर बात करें हम लोग पांडे की, तो पांडे जो है इनका जो है मदुरई, मदुरई में इनका सत्ता केंद्र था। इससे स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही हो गया। और दूसरा दिया है कि ये लोग नियमित कर की मांग करते थे। तो देखिए, ये लोग नियमित कर नहीं लेते थे, ये लोग जो है नियमित कर के बजाय क्या लेते थे, उपहार लेते थे, ठीक है। और उपहार आपको पता है कि हमेशा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये लोग नियमित कर नहीं लिया करते थे, ये लोग क्या लिया करते थे, उपहार लिया करते थे, ठीक है। क्लियर है। और इस तरह से आपका स्टेटमेंट दो जो है गलत हो गया। आपसे यहाँ से पूछा गया था कौन सा गलत है, तो केवल दो। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये जो शासक थे नियमित कर नहीं लिया करते थे, उपहार लिया करते थे। कभी कभी जब युद्ध वगैरह होता था तो ये जो है टैक्स वगैरह वसूलने का काम करते थे, ठीक है। ऐसे नियमित जो है कोई टैक्स उस समय ये नहीं लेते थे। चलिए, क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इनमें से सबसे प्रमुख सातवाहन राजा कौन था, हम लोग इसको चर्चा किए थे। सबसे प्रमुख, ठीक है, सबसे प्रभावशाली राजा कौन था, गौतमी पुत्र, श्री सातकर्णी, हर्षवर्धन, यशोवर्मन, रुद्र दमन। रुद्र दामन बताएंगे चारों में। चलिए, आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे, ठीक है। सबसे प्रमुख जो है सातवाहन राजा की बात करें तो ये थे आपके गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है। क्लियर है। आगे देखिए, अगला है बुद्ध के जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष किनके दरबार में रहते थे, कुषाण, हर्षवर्धन, सातकर्णी प्रथम, अशोक। आंसर करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। बुद्ध की जो जीवनी है बुद्ध चरित्र की बात करें तो इसके रचनाकार जो अश्वघोष, ये कुषाण के दरबार में रहते थे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आपसे दो तीन तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि बुद्ध चरित्र के जो है, बुद्ध चरित्र के आपसे लेखक का नाम पूछ दिया जाए, आप बताएंगे अश्वघोष, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अभी आपके सामने ही है। तीसरा क्वेश्चन पूछ दे कि बुद्ध का जीवनी जो है कौन सा है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और तीसरा आपके सामने है कि अश्वघोष जो है किनके दरबार में थे, तो कुषाण के दरबार में थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विष्णु के जो बराह रूप में मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आपको बताना है, आप आंसर करेंगे इसका। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका। देखिए, जो विष्णु का बराह रूप में जो है मूर्ति पाया गया है वो पाया गया मध्य प्रदेश से, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन देखे, कुछ कंसेप्ट भी हम लोग समझने का प्रयत्न किए, ठीक है। आप लोग को जो है लेक्चर अच्छा लगा होगा। और यदि आपका कोई भी फीडबैक होता है, कोई सुझाव होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। कोई भी आपका सुझाव हो, ठीक है, या कोई भी आपका डिमांड हो कि हमको इस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए, चाहे वो टेक का भी टॉपिक हो, ठीक है, या कोई नॉन टेक का हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। करेंट अफेयर के ऊपर काम हो रहा है, मैं बताया था। थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे नॉइज़ है तो मैं लेक्चर उसका बना नहीं पाया हूँ, बट मेरा कोशिश रहेगा कि आज जो है रात तक आपको जो है प्रोवाइड कर दूँ। तो मेरा कोशिश रहेगा, नहीं तो आज रात में अगर यदि नहीं हो पाता है तो कल सुबह सुबह आपको जो है वीकली करेंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी शानदार वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, काफ़ी मेहनत करके, तो उसे भी ज़रूर आप देखेंगे। बाकी कोई यदि आपका सजेशन हो, ठीक है, तो आप ज़रूर जो है लिखेंगे, ठीक है। लेक्चर को जो है आप रिवीजन करते रहें। देखिए, पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बताया ही, रिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखने का जो है प्रोसेस वो रिवीजन ही है।
तो जो भी पुराना लेक्चर यहाँ पे हो गया है उसे एक दिन जो है ज़रूर रिवीजन करेंगे। आप कोई डेज एक फिक्स करें, जैसे आप संडे ही ले लें। संडे को कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ें, केवल और केवल रिवीजन करें, ठीक है। तो ये सब काम करते रहें। बाकी लेक्चर को जो है जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उनमें शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। कोई भी आपका डिमांड है, फीडबैक है, ज़रूर लिखेंगे। एक एक आदमी के कमेंट को देखा जाता है। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले एक बात आपके लिए और, कि आज जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है। तो आप सभी जो है अपने इस ये देखिए, जनरली जो डे मनाया जाता है इसका पर्पस क्या होता है? जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो आप लोग जो है एक दूसरे को जो है, जितने भी, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप किसी और से बोले, एक दूसरे को जागरूक करें और ये बताएं कि जो पेड़ पौधे जो है हमारे जीवन में इतने इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्यों है। यदि पेड़ पौधे नहीं है तो हमारा जीवन भी पॉसिबल नहीं है। इस पर्यावरण में जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे आपको दिखते हैं, सारा एक दूसरे के सामंजस्य बनाने में जो है जिम्मेवार होते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ समय से क्या हो रहा है, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? कि हम जो है इसका रख रखाव अच्छे से नहीं रख कर पा रहे हैं। सामंजस्य बिगड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। देखिए, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अभी क्या हुआ, बहुत सारे तटीय जो है देश जो है समुद्र में जो है विलीन हो गए। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले कहीं रिपोर्ट है। तो ये सब एक्टिविटी हो रही है, इतनी सारी बीमारियाँ जो है आ रही हैं, ठीक है। तो ये सामंजस्य बिगड़ेगा, टेम्परेचर, और यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि रहने लायक ये रह नहीं जाएगा। तो यदि अभी से हम लोग जागरूक नहीं होते हैं, इसके प्रति सचेत नहीं होते हैं, तो जहाँ भी जब भी आपको मौका मिले आप पेड़ पौधा लगाते रहें, ठीक है। साथ साथ जो है पेड़ों को कटने से बचाएं और पर्यावरण को जो है संरक्षित रखने में अपना एक प्रयास करें। लोगों को जो है जागरूक भी ज़रूर करें, क्योंकि ये हम सब के लिए बात है, ये हमारे आपके लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड बात है, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।